प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 8 में वर्णित कवि नागार्जुन द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि नागार्जुन का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने कवि नागार्जुन द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आइए आज हम कवि नागार्जुन द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन-किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? कवि ने हिमाच्छादित मानसरोवर, हिमाच्छादित पर्वत शिखरों पर और उसके आसपास बनी हुई बहुत सारी झीलों का और उनमें तैरते हुए हंसों का, उन पर उमड़ते घुमड़ते बादलों का बहुत ही मनोहारी चित्रांकन दृश्यांकन किया है। मानसरोवर में हंस तैर रहे हैं, बहुत ही सुंदरतम दृश्य उपस्थित हो रहा है। पर्वत शिखरों पर, जो कैलाश पर्वत का शीर्ष है, उस शिखर पर, उस चोटी पर काले घने बादलों को आपस में बर्फीले तूफानों के रूप में टकराते हुए देखने का दृश्य भी बहुत ही सुंदरतम चित्रित किया गया है। इसके अलावा चकवा चकवी का दृश्य भी इस कविता में बहुत ही सुंदरतम तरीके से प्रस्तुत किया गया है। किन्नर किन्नरियों द्वारा मदिरापान करते हुए, बंसी बजाते हुए, अपनी अंगुलियों को बंसी पर फिराते हुए भी चित्रित किया गया है। भोजपत्रों की छाई हुई कुटी में ये किन्नर और किन्नरियां बैठे हुए हैं। तरुण मृगों को भी अपने नाभि से उठने वाली मदमस्त कर देने वाली सुगंध के पीछे भागते दौड़ते और उस सुगंध के स्रोत का पता लगाने के लिए अपने आप पर ही चिढ़ते हुए कस्तूरी मृगों को भी देखा है। इस प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य से भरे दृश्यों का चित्रांकन हुआ है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त निम्न दृश्यों का चित्रण किया गया है। बर्फीले ओस कणों के कमलों पर गिरने के दृश्य का सुंदरतम चित्रण किया गया है। बर्फ के ओस कण जैसे कण जब कमल के पत्तों पर गिरते हैं तो वे मोती जैसे शोभायमान प्रतीत होते हैं। हंसों के झील में तैरने का दृश्य, मानसरोवर की और इसके आसपास बनी हुई बहुत सारी झीलों में हंस आकर के तैरते हैं, उन हंसों के तैरने का सुंदरतम चित्रण किया गया है। चकवा चकवी के प्रणय कलह के दृश्य का चित्रण, चकवा और चकवी रात भर के वियोग के पश्चात जब प्रातःकालीन पुनर्मिलन करते हैं तो इस दृश्य का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्रण किया है, जिसमें चकवा चकवी प्रातः पुनर्मिलन पर प्रणय कलह करते हैं, प्रेम से भरी तकरार और छेड़छाड़ करते हुए चित्रित किए गए हैं। कस्तूरी मृग के दौड़ने के दृश्य का चित्रण किया गया है, जिसमें कस्तूरी मृग अपने आसपास से उठने वाली, आने वाली, मदमस्त कर देने वाली सुगंध को खोजने के लिए चारों ओर दौड़ता फिरता रहता है और वह इस सुगंध के स्रोत की तलाश में है। जब उसे इस सुगंध की स्रोत का पता नहीं पड़ता तो वह अपने आप पर ही चिढ़ता है। इस प्रकार कस्तूरी मृग के दौड़ने और अपने आप पर चिढ़ने का भी सुंदरतम दृश्यांकन किया गया है। किन्नर किन्नरियों के विलासमय जीवन का चित्रण किया गया है। कुबेर की नगरी, आकाश गंगा और बर्फीली आंधी का भी इसमें चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रणय कलह से कवि का तात्पर्य है प्रेम भरी तकरार के साथ में, प्रेम भरी छेड़छाड़ के साथ में तकरार करना। इस कविता में चकवा और चकवी को रात भर के विरह के पश्चात प्रातःकालीन पुनर्मिलन के समय
प्रणय कलह करते हुए दिखाया गया है। प्रेम भरी तकरार करते हुए, प्रेम भरी छेड़छाड़ करते हुए दिखाया गया है। चकवा और चकवी को ऐसा श्राप है कि वे रात में एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और बिछुड़ने के कारण वे चीत्कार करते हुए, करुण विलाप करते हुए क्रंदन करते हैं और बहुत ही अधिक दुख का भाव प्रकट करते हैं। लेकिन प्रातःकाल जब वे पुनः मिल जाते हैं तो मिलने के साथ ही उनमें प्रणय कलह का दृश्य जीवंत हो उठता है और वे प्रेम भरी तकरार और प्रेम भरी छेड़छाड़ का दृश्य उपस्थित करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, प्रणय कलह से कवि का तात्पर्य है प्रेम भरी तकरार। यह प्रेमी प्रेमिका की प्यार भरी छेड़छाड़ होती है जिसे प्रणय कलह कहा जाता है। इसका उल्लेख रात में बिछुड़े हुए और सुबह होते ही आपस में प्रेम मिलन से प्रसन्न हुए चकवा चकवी के संदर्भ में हुआ है। वास्तव में चकवा चकवी का जोड़ा रात्रि भर के लंबे वियोग के पश्चात प्रातःकाल मिलने पर एक दूसरे से प्रेम भरी छेड़छाड़ व तकरार करते हुए अपना प्रेम निवेदन करता है। चकवा चकवी का जोड़ा जो रात भर एक दूसरे से बिछड़ा हुआ है, रात भर का उनका लंबा वियोग है और इस लंबे वियोग के पश्चात जब प्रातःकाल के समय उनको एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है तो वे प्रेम भरी छेड़छाड़ व तकरार करते हुए अपना प्रेम निवेदन करते हैं। और कवि ने इसी आशय से इसे प्रणय कलह छिड़ते देखा है, कहा है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने का क्या कारण है? कस्तूरी मृग की नाभि में जो दिखाई नहीं पड़ती, उस नाभि में कस्तूरी मृग को अपनी नाभि दिखाई नहीं पड़ती, उस नाभि में से कस्तूरी की उठने वाली भीनी भीनी मदमस्त कर देने वाली सुगंध को सूंघता हुआ वह मृग स्वयं ही आनंद के भाव से भरकर उस सुगंध के स्रोत को खोजने लगता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है, और उस स्रोत को खोजने के लिए वह इधर उधर दौड़ता फिरता रहता है। इधर से उधर दौड़ दौड़ करके वह उस सुगंध के स्रोत को खोजना चाहता है, लेकिन चूंकि वह सुगंध तो उसकी स्वयं की नाभि से ही बाहर निकल रही है और उसे वह नाभि दिखाई नहीं पड़ रही, इस कारण से उस स्रोत को वह खोज नहीं पा रहा है। और स्रोत को खोज नहीं पाने के कारण, सुगंध कहाँ से आ रही है इस स्रोत को खोज पाने के कारण वह स्वयं पर ही चिढ़ता हुआ सा प्रतीत होता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध उसे मदमस्त करती रहती है। कस्तूरी मृग की नाभि में जो कस्तूरी होती है उसकी सुगंध ही उसे मदमस्त करती रहती है। उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह सुगंध उसके शरीर से ही निकल रही है, इस कारण वह उसे अन्यत्र ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है, पर उसे ढूंढ नहीं पाता। कस्तूरी को नहीं ढूंढ पाने के कारण वह अपने आप से चिढ़ने लगता है। वह खूब प्रयास करता है कि यह मादक मनमोहक मन को भाने वाली सुगंध कहां से आ रही है, और वह जब उस स्थान को नहीं ढूंढ पाता है तो वह स्वयं पर ही चिढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है? कवि कालिदास की प्रसिद्ध काव्य रचना है मेघदूत। इस मेघदूत के माध्यम से कालिदास ने कुबेर की नगरी अलकापुरी, कुबेर, यक्ष इत्यादि का वर्णन किया है। यक्ष को जब 1 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया जाता है तो यक्ष अपने प्रेम भरा संदेश बादल के माध्यम से, यानी मेघ को दूत बना करके मेघदूत के माध्यम से अपनी प्रियतमा के पास पहुंचाता है। और इस प्रकार से इस काव्यांश में, इस कविता में कवि ऐसा कहते हैं, नागार्जुन कवि ऐसा कहते हैं कि उन्हें तो इन पर्वतीय प्रदेशों में कहीं पर भी मेघदूत का अता पता नहीं लगा, न ही उन्हें कालिदास द्वारा रचित
नायकों और उनके द्वारा किए गए घटनाक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं मिला। न ही आकाशगंगा मिली, न ही कुबेर की नगरी मिली, कुछ भी उसे नहीं मिला। इस प्रकार इन सब बातों को याद करता हुआ कवि कालिदास को याद करता है। बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद इसलिए आती है कि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में धनपति कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष के निर्वासन का दंड दे दिया था। उस निर्वासन की अवधि में यक्ष ने बादलों को दूत बनाकर यानी मेघदूत के माध्यम से अपनी प्रिया के पास अपना संदेश भेजा था। कवि नागार्जुन मेघदूत में उल्लेखित किए गए स्थानों को खोजने का प्रयास करता है, लेकिन उसे वे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। कवि को न तो आकाशगंगा मिलती है और न ही कुबेर की नगरी अलकापुरी कहीं दिखाई देती है। इसी कारण कवि को कालिदास की याद आ जाती है। अगला प्रश्न है, कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा है? कवि ने झंझानील, झंझानील से आशय है झंझा धन अनिल, अनिल से आशय है वायु, झंझा से आशय है तूफान, तूफानी हवा, बहुत ज़्यादा प्रवेग से वेग के साथ बहती हुई जो वायु का प्रवाह है, जो तूफान का रूप धारण कर लेता है, वो झंझानील कहलाता है। कवि ने महामेघ को, महामेघ से आशय है भयंकर काले काले घनघोर घिरते हुए उमड़ घुमड़ कर आते हुए बादल, ऐसे बादल जो बहुत ही भयंकरता और खूब सारा जल लेकर के महामेघ के रूप में दिखाई पड़ते हैं। कवि कहता है कि इस प्रकार के ये महामेघ जिनमें बहुत सारा जल भरा हुआ है, बहुत ही तीव्र गति से उड़ते हुए ये इन झंझानीलों से गरज गरज करके आपस में भिड़ंत करते हैं, टक्कर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तूफान और वायु दोनों एक साथ मिलकर के जब इन बादलों के साथ टकराती है तो बहुत ही भयंकर मेघ गर्जना का स्वर उत्पन्न होता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज 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 भिड़त करते हुए देखा है। इसलिए कहा है कि पर्वत प्रदेश में भीषण सर्दी के दौरान गगनचुंबी कैलाश शिखर पर, कैलाश पर्वत के गगनचुंबी शिखर पर मेघखंड यानी बहुत बड़े बड़े विशालकाय जल राशि से भरे हुए काले काले बादलों का समूह मेघखंड तूफानों से यानी झंझानीलों से टकराते हैं, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश में सघन मेघमाला वहां आने वाली तेज हवाओं से टकराती है और इस कारण गर्जना होती है। बहुत भारी गर्जना इनके टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जब बहुत भारी गर्जना का स्वर उत्पन्न होता है तो ऐसे लगता है जैसे दोनों में बहुत ही भयंकर टक्कर हो रही हो और महामेघ झंझानील से गरज गरज कर भिड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है? अपने शब्दों में लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस कविता को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़, जान और समझ लिया है। बादल को घिरते देखा है कविता को आपने पढ़कर इसके बारे में जो रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बनाई है उसके अनुसार ही इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। कवि इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें बादल को घिरते देखा है, इस पंक्ति को बार बार दोहराया जा रहा है और इसके दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आ गया है। बादल को घिरते देखा है, यह इस कविता की टेक है। इस कविता की इस टेक में कुल 6 अंतरे हैं और प्रत्येक अंतरे के पश्चात, प्रत्येक बंध के पश्चात इस टेक को दोहराया गया है। बादल को घिरते देखा है, इसके दोहराए जाने से कविता में एक अनुपम सौंदर्य आ गया है, कविता का भाव सौंदर्य बढ़ गया है और इस प्रकार से कविता बार बार इसके केंद्रीय भाव के साथ में, बादलों के साथ में, पर्वत शिखरों पर उत्पन्न और उपस्थित बहुत ही सुरम्य और रमणीक प्राकृतिक सुषमा से भरे हुए दृश्य को हमारे नेत्रों के समक्ष जीवंत कर देती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे,
बादल को घिरते देखा है पंक्ति कविता की टेक है। इस कविता जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है, इस कविता की यह टेक है और टेक को कविता में हर अंतरे के बाद दोहराया जाता है, इससे कविता का मूल भाव बार बार सामने आता रहता है। कविता का मूल भाव बार बार इस टेक के दोहराए जाने के फलस्वरूप पाठक के नेत्रों के समक्ष, उसके हृदय में बार बार आता रहता है और कविता का प्रभाव बना रहता है। और इस प्रकार से इस कविता को पढ़ते हुए, सुनते हुए पाठक बहुत ही आनंद का भाव अनुभव करते हैं। इससे काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस कारण से पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से इसकी काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है ख, अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट किया जाना है। निशा काल से चिर अभिशापित, चकवा और चकवी को बहुत लंबे समय से इस प्रकार का अभिशाप लगा हुआ है, अभिशाप प्राप्त है। बेबस उस चकवा चकवी का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। अभिशाप यह लगा हुआ है कि वे रात के समय चकवा और चकवी का जोड़ा आपस में बिछुड़ जाता है। चकवा और चकवी का जोड़ा जब रात के समय बिछुड़ जाता है तो वे विरह वेदना में भर जाते हैं और विरह पीड़ा में भर करके, क्योंकि चकवा और चकवी एक दूसरे को देख नहीं पाते और देख नहीं पाने के कारण वे विरह पीड़ा में भर जाते हैं, बहुत तेज चीत्कार करते हैं, विलाप करते हैं और इस प्रकार चीत्कार विलाप से भरा हुआ उनका क्रंदन रात भर चलता रहता है। लेकिन प्रातःकाल होते ही चकवा चकवी का यह जोड़ा जब पुनर्मिलन करता है तो वह चीत्कार समाप्त हो जाता है। बंद हुआ क्रंदन, और अपने उस क्रंदन को वो बंद कर देते हैं। जो वियोग के कारण वो क्रंदन कर रहे थे, वियोग की समाप्ति होने पर प्रातःकाल के समय अब वे उस क्रंदन को बंद कर देते हैं और उस चकवा चकवी के जोड़े को उस सरोवर के तीर पर, सहवालों की हरी दरी पर, यानी हरे रंग की काई से भरे हुए उस स्थान पर प्रणय कलह यानी आपस में प्रेम भरी छेड़छाड़ और मीठी मीठी तकरार करते हुए देखा जा सकता है। कवि कहता है कि इस प्रकार वह चकवा चकवी प्रातःकालीन इस वेश में सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह करते हुए, प्रेम भरी छेड़छाड़ और तकरार करते हुए देखे जा सकते हैं। ख, इसका आशय इस प्रकार से है, अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, परिमल से आशय है सुगंध, उन्मादक यानी जो मादकता से भर दे। कवि कहते हैं कि दुर्गम इन बर्फीली पहाड़ियों पर, जो हिमालय की दुर्गम बर्फीली पहाड़ियां हैं, उस पर कस्तूरी मृग अपने खुद की अलख नाभि, अलख नाभि से आशय है जो उन मृगों को दिखाई नहीं देती, उनकी स्वयं की नाभि, उनकी स्वयं की टुंडी उन मृगों को दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार वह दिखाई न देने वाली उस नाभि में से उठने वाली उनकी खुद की ही जो मन मोहक और मन भावन सुगंध है, वह उस सुगंध परिमल के पीछे धावित होकर वह कस्तूरी मृग उस सुगंध की तलाश में, उसके स्रोत की खोज में वह धावित होकर दौड़ता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। वह जानने का प्रयास करता है कि यह सुगंध कहां से आ रही है। तरल तरुण से आशय है युवा, तरुण, तरुण, तरल तरुण यानी युवा और चंचल जो कस्तूरी मृग हैं को अपने पर चिढ़ते देखा है। और जब उन्हें इस सुगंध के स्रोत का पता नहीं लगता, खूब चक्कर लगाने के बावजूद भी, तो वे कस्तूरी मृग स्वयं के ऊपर ही चिढ़ते हुए से प्रतीत होते हैं। इसका आशय इस प्रकार से लिखेंगे, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। चक्रवाक और चक्रवाकी जिन्हें लंबे समय से, चक्रवाक और चक्रवाकी से आशय चकवा और चकवी,
जिन्हें लंबे समय से प्राप्त अभिशाप के कारण रात्रि के समय अलग अलग विरह में रहना पड़ता है और इस प्रकार अलग अलग रहकर विरह की दशा में बेबस होकर बहुत दुख भोगना पड़ता है। उनका क्रंदन या चीत्कार भी अब शांत हो गया है और वे मानसरोवर के तट पर शैवालीय हरी घास पर प्रणय कलह अर्थात प्रेम से तकरार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात्रि भर तो वो वियोग में रहे थे, बहुत दुख पीड़ा और व्याकुलता के भाव में रहकर करुण क्रंदन कर रहे थे, लेकिन प्रातःकाल होते ही उनका पुनर्मिलन हुआ और पुनर्मिलन के साथ ही वे शैवालों की हरी दरी पर वे प्रणय कलह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रणय कलह से कवि का तात्पर्य है प्रेम भरी छेड़छाड़ और मीठी तकरार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे रात्रि काल के वियोग के पश्चात प्रातःकालीन पुनर्मिलन से अत्यंत सुख एवं आनंद का भाव महसूस कर रहे हैं। वे बहुत खुश हैं, अत्यंत खुश हैं एवं आनंदित हैं, आनंद के भाव से भरे हुए हैं। अगला प्रश्न है अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। इसका आशय स्पष्ट किया जाना है। कवि कहता है कि उसने हिमालय की सैकड़ों हजारों फीट की दुर्गम ऊंचाइयों पर कस्तूरी मृग को उन दुर्गम बर्फीली घाटियों में चंचल युवा कस्तूरी हिरणों को दौड़ते देखा है। ये अपनी ही न दिखाई देने वाली नाभि यानी अलख नाभि से स्थित कस्तूरी की उन्मादक सुगंध की खोज में दौड़ते रहते हैं। उनकी नाभि में कस्तूरी होती है, अलख नाभि से उठने वाले, और उस अलख नाभि में जो कस्तूरी है उससे ही सुगंध उठती है, उससे ही मदमस्त कर देने वाली झीनी झीनी खुशबू निकलती है। उस और निज के ही उन्मादक परिमल और खुद के ही द्वारा खुद की ही नाभि से निकलने वाली इस सुगंध के पीछे धावित हो होकर वह दौड़ लगाते रहते हैं। इधर से उधर दौड़ करके उस सुगंध के स्रोत को खोजने का प्रयास करते हैं। तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है और जब उस कस्तूरी मृग को उस सुगंध के स्थान का पता नहीं लगता तो वह कस्तूरी मृग स्वयं के ऊपर ही चिढ़ता हुआ सा दिखाई पड़ता है और उसे न पाकर स्वयं पर ही वो खींचते रहते हैं। अर्थात वास्तव में कस्तूरी की गंध तो मृग की नाभि से ही बाहर निकलती रहती है, परंतु वह मृग इस बात से अपरिचित रहता है और इसी नासमझी के कारण वह इस गंध के स्रोत की खोज में दौड़ता फिरता रहता है कि यह सुगंध किस स्थान से आ रही है तथा स्वयं पर ही वह चिढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। कै छोटे छोटे मोती जैसे कमलों पर गिरते देखा है। ख समतल देशों से आकर हंसों को तिरते देखा है। गै ऋतु बसंत का सुप्रभात था, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। और घ ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, जाने दो वह कवि कल्पित था। इन पंक्तियों में आए हुए संदर्भ और व्याख्या सहित उत्तर प्रस्तुत किया जाना है। छोटे छोटे मोती जैसे कमलों पर गिरते देखा है। इसका संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत काव्यांश कवि नागार्जुन के काव्य संग्रह युग धारा से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में बादल को घिरते देखा है इस शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों में छोटे छोटे मोती जैसे तुहिन कणों को, छोटे छोटे जिस प्रकार से मोती जैसे कण हैं, बर्फ के कण जो मोती के समान प्रतीत हो रहे हैं, इन्हें मानसरोवर में खिलते हुए कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। और जैसे ही ये बर्फीले मोती जैसे नन्हे नन्हे ओस भरे कण उस कमल पर पड़ते हैं तो वे मोती के समान चमकते हुए आभायुक्त प्रतीत होते हैं। मोती के समान वे चमकते हुए से बहुत ही शोभायमान दिखाई देते हैं। हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के बीच मनोरम प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने स्वच्छ व श्वेत हिमालय पर्वत के शिखरों पर बादलों को उमड़ घुमड़ कर घिरते देखा है जो अत्यंत मनोहारी लगते हैं। मैंने बादलों से शीतल हिमकणों को छोटे छोटे मोतियों के रूप में मानसरोवर के सुनहले कमलों पर गिरते हुए देखा है। और इस प्रकार मानसरोवर के उन सुनहरी
कमलों पर गिरते हुए इन ओस के कणों से भीगा हुआ दृश्य बहुत ही मनोरम प्रतीत होता है। अगला है ख, समतल देशों से आकर हंसों को तिरते देखा है। इसका संदर्भ और व्याख्या प्रस्तुत की जानी है। संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत काव्यांश कवि नागार्जुन की प्रसिद्ध काव्य रचना युगधारा से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में बादलों को घिरते देखा है इस शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों में समतल देशों से आकर, जो समतल देश है, मैदानी प्रदेश है, वहां पर वर्षा ऋतु में और वर्षा ऋतु के पश्चात उत्पन्न हुई नमी युक्त गर्मी यानी उमस से व्याकुल और बेचैन होकर जो हंस हैं वे वहां से अपनी इस व्याकुलता को मिटाने के लिए मानसरोवर झील में आ जाते हैं। हिमालय पर्वत पर उपस्थित बहुत सारी झीलें हैं और उन झीलों में आकर ये हंस अपने आप को उस गर्मी की बेचैनी से राहत दिलाते हैं, उसमें तैरते हुए से दिखाई पड़ते हैं और इस प्रकार हंसों का इन मानसरोवर झील में और आसपास की झीलों में तैरना बहुत ही सुखद मनोरम दिखाई पड़ता है। ऊंचे हिमालय की घाटियों में अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के सांवले नीले जल में क्रीड़ा करने हेतु मैदानी क्षेत्रों की वर्षा पूर्व की गर्मी यानी उमस से व्याकुल होकर हंस तैरने के लिए चले आते हैं और ये यहाँ आकर तीखे मीठे स्वाद वाले तंतु युक्त कमल नालों को भी खोजते हैं, अर्थात मैदानी इलाकों की वर्षा से पूर्व की उमस भरी गर्मी से परेशान होकर हिमालयी झीलों में, हिमालय पर्वत पर स्थित विभिन्न झीलों में आए हुए हंसों का जल में तैरना इन झीलों के सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है ग, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत की जानी है। इनका संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत काव्यांश कवि नागार्जुन के काव्य संग्रह युगधारा से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में बादल को घिरते देखा है शीर्षक से संकलित किया गया है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। कवि बहुत ही सुंदरतम दृश्य का चित्रांकन करते हुए बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कि मंद मंद सुगंधित पवन प्रवाहित हो रहा था, वसंत ऋतु का मौसम था और इस प्रकार वसंत ऋतु के इस सुहावने मौसम में कवि नागार्जुन कहता है कि वसंत ऋतु की सुहावनी सुबह थी, मंद मंद पवन प्रवाहित हो रहा था, प्रातःकालीन सूर्य की सुकोमल किरणें चारों ओर फैली हुई थी और इन सुकोमल सुनहरी किरणों के उन पर्वत शिखरों पर गिरने से ये सारे के सारे पर्वत शिखर भी सुनहरे प्रतीत हो रहे थे, आसपास की पर्वत चोटियां भी सुनहरी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार हिमालय प्रदेश का प्रातःकालीन परिवेश अतीव सुरम्य लग रहा था। अगला प्रश्न है घ, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, जाने दो वह कवि कल्पित था। इसका संदर्भ और इसकी व्याख्या प्रस्तुत की जानी है। संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत काव्यांश कवि नागार्जुन के काव्य संग्रह युगधारा से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में बादल को घिरते देखा है शीर्षक से संकलित किया गया है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नागार्जुन कहते हैं कि उन्होंने हिमालयी पर्वत क्षेत्रों में मेघदूत के रचनाकार कवि कालिदास और कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के पात्रों को और उनके अलग अलग स्थानों के चिन्हों को उन्होंने कई प्रकार से ढूंढने का, तलाशने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें तो कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के उस खंड काव्य, उस महाकाव्य के नायक अथवा उसके किसी भी प्रकार का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। हो सकता है कि वह मेघदूत का मेघ यहीं पर, मेघदूत का वह मेघ, वह बादल दूत बनकर के जो जा रहा था, यक्ष के द्वारा भेजा हुआ दूत बनकर के उसकी प्रियतमा को संदेश देने के लिए जा रहा था, हो सकता है कि वह मेघदूत संभवतया यहीं पर गिरकर बरसकर पड़ गया हो। इस प्रकार कवि
कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि चलो छोड़ो मेघदूत को छोड़ो, हो सकता है वह तो कवि की कल्पना मात्र ही था, वह तो केवल कवि कल्पित ही था। कवि कहता है कि मैंने मेघदूत के पात्रों और स्थानों को खोजने का खूब प्रयास किया, लेकिन वे कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। जो मेघ यक्ष का दूत बनकर अलकापुरी भेजा गया था वह भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसका भी तो कोई अता पता नहीं दिखाई पड़ रहा। वह कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इसी पर्वत के किसी अन्य भाग में बरस पड़ा हो, लेकिन यह भी अब कौन बताए। इस प्रकार कवि मेघदूत के पात्रों को और कवि कालिदास को ढूंढता हुआ उन स्थानों को चिन्हित करने का प्रयास करता है, लेकिन वह अंत में कह देता है कि अब मेघदूत की चर्चा ही छोड़ो, क्योंकि क्या पता बादलों ने प्रेम संदेश दिया भी था अथवा नहीं दिया था। शायद यह कवि कालिदास की कल्पना की ही उपज थी, केवल कालिदास की कल्पना में ही उपजा हुआ वह एक काव्य का पात्र था और काव्य का प्रसंग था। इस प्रकार से हो सकता है कि अब वह उसे दिखाई नहीं पड़े। नागार्जुन कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के पात्रों को बहुत ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन जब वे पात्र और उससे संबंधित कोई भी चिन्ह नहीं मिलता तो कवि निराशा के भाव में भरकर कह देता है कि चलो छोड़ो, संभवतया मेघदूत तो कवि कालिदास द्वारा रचित काल्पनिक काव्य ही था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 8 में वर्णित कवि नागार्जुन द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 9 कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।